गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कृषि जीव विज्ञान का जो पार्ट नंबर 14 है उसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट का नाम है राजस्थान में पाली जाने वाली प्रमुख खाद्य मछलियाँ। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रमुख खाद्य मछलियाँ, राजस्थान में पाली जाने वाली प्रमुख खाद्य मछलियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 4 मछलियों के बारे में पढ़ लिया था, मृगाल, कलबासु और कतला और रोहू। कतला, रोहू, कलबासु और मृगाल मछली के बारे में पढ़ लिया था। आज जो 5वीं मछली है महासिर, 5वें नंबर की जो मछली है वो है महासिर। महासिर मछली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। महासिर के बारे में इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। महासिर जो मछली है उसका वैज्ञानिक नाम, इस मछली का वैज्ञानिक नाम दिया गया है क्या? टोरटोर। महासिर मछली का वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? टोरटोर इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। अब इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। क्या कह रहा है? इसका पृष्ठीय सल्की क्षेत्र काला और पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है। क्या कह रहे हैं कि इसका जो पृष्ठीय, सल्की और पृष्ठीय जो हिस्सा है, जैसे ये भाग है इसका, तो इसका ये जो पृष्ठीय और सल्की भाग है, ऐसा सल्कों वाला भाग और पृष्ठ वाला भाग है, वो तो कैसा है? इसका काले रंग का है, काला। और नीचे का जो ये भाग है इसका अधर भाग, पेट वाला, वो कैसा है? सफ़ेद। मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्र काला और पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है। परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई कितनी होती है? 36 सेमी, परंतु अधिकतम कीर्तिमान करने पर यह कितनी हो जाती है? 150 सेमी। मतलब परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई बताइए कितनी? 36 सेमी। लेकिन अधिकतम कीर्तिमान, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाए तो इसका हो सकता है 150 सेमी। कितनी लंबी हो सकती है? 150 सेमी लंबाई हो सकती है। और 68 किग्रा तक इसका वजन पाया जाता है। इसका वजन कितना हो सकता है? अधिकतम 68 किग्रा तक, 68 kg तक इसका वजन हो सकता है। इसका वजन हो सकता है कितना? 68 किग्रा तक इसका वजन पाया जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं? देखो, ये चट्टानी पेंदों में एवं तेज बहती नदियों और झरनों में मिलती है। कहाँ पर? चट्टानी पेंदों में, तेज बहती हुई नदियों और झरनों में। चट्टानी पेंदों में तेज बहती हुई नदियों व झरनों में मिलती है। मतलब चट्टानी पेंदों में तेज बहती हुई नदियों और झरनों में ये पाई जाती हैं। अब देखो, वर्षा ऋतु में ये जल के बहाव के विपरीत कई किलोमीटर चलने के पश्चात मानव हस्तक्षेप से मुक्त प्रदूषण रहित जल में अंडे देती है। अब क्या कह रहा है कि वर्षा ऋतु में जल के बहाव के विपरीत दिशा में, वर्षा ऋतु में जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में कई किलोमीटर चलकर मानव हस्तक्षेप से दूर अंडे देती है। मतलब जहाँ मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो वहाँ पर ये अपने अंडे देती है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। अंडे देने के पश्चात अगस्त और सितंबर महीने में ये जल बहाव की दिशा में चलती हैं, अर्थात ये देशांतर स्वभाव की होती हैं। क्या कह रहे हैं कि अंडे देने के बाद में ये सितंबर माह में वापस जल के बहाव की दिशा में गति करती हैं। इसलिए इन्हें क्या बताया गया है? देशांतर स्वभाव की। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि देशांतर स्वभाव की मछली किसे कहा गया है, या कौन सी मछली को देशांतर स्वभाव की बताया
गया है। तो देशांतर स्वभाव की जो मछली है वो कौन सी है? टोर मछली या महासीर मछली है, उसे देशांतर स्वभाव की मछली बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी मछली देशांतर स्वभाव की होती है, या यहीं पर आगे आएगा कि निम्न में से किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है, या कौन सी मछली की किस प्रजाति को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? टोर जो मछली है उस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। अब देखो देशांतर स्वभाव की होती है, इसके अत्यधिक दोहन आवासीय नुकसान से इसकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है, अतः इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब इसका अत्यधिक दोहन करने से, इसके आवास को नुकसान पहुंचने से इसकी संख्या दिनों दिन बहुत तेजी से क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए इसकी जनसंख्या को रोकने के लिए, स्थिर रखने के लिए इसे किसकी आवश्यकता हो गई? कानूनी संरक्षण, कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता, इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। वन विभाग उदयपुर के अंडे सेने के स्थान या बीज खेत में माह दिसंबर 2016 में इस मछली के प्रजनन कराने में महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मतलब उदयपुर में दिसंबर माह में 2016 में इस मछली के अंडे सेने हेतु जो बीज खेत है वहाँ पर इसमें प्रजनन करवाया गया और प्रजनन करवाने में सफलता प्राप्त कर ली। और किसके बाद में? महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद में उदयपुर ने, राजस्थान ने भी कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तीसरे नंबर पर उदयपुर ने। तो ये हमारी मछली हुई कौन सी? महासीर या टोर मछली है। तो महासीर मछली जिसको हम बोलते हैं क्या? टोर, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर अगर हम ये देख रहे हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले ये देखा कि इसका पृष्ठीय जो भाग है, सल्की वाला भाग, वो काला होता है और नीचे का उधर भाग है वो कैसा होता है? सफ़ेद। परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई बताई गई कितनी? 36 सेमी। लेकिन ये पूर्ण कीर्ति को अपनी मान प्राप्त कर ले तो 150 सेमी लंबी हो सकती है और 68 किग्रा तक इसका क्या हो सकता है? वजन हो सकता है। कहाँ पाई जाती है? चट्टानी पेंदों में या तेज बहती हुई नदियों और ये झरनों में मिलती है। वर्षा ऋतु में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में कई किलोमीटर दूरी तक चलती है और मानव हस्तक्षेप से दूर जाकर अपने अंडे देती है। सितंबर माह में ये वापस क्या हो जाती है? अपनी जल बहाव की दिशा में वापस आ जाती है। इसलिए इसे देशांतर स्वभाव की कहा गया है। अब इसके आवास नष्ट होने के कारण और इसका अत्यधिक दोहन करने के कारण इसे की क्या हो रही है? क्षति होती जा रही है, संख्या बहुत कम हो गई है। इसलिए इस मछली को कानूनी संरक्षण की क्या है? आवश्यकता पड़ गई है। 2016 में उदयपुर का जो बीज खेत है वहाँ पर इस मछली में प्रजनन कराने में सफलता प्राप्त कर ली और इस प्रकार ये महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। तो अगली 5 नंबर मछली डालो, महासीर। महासीर महासीर। और इसमें लिखो इसका वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम में लिखो टोर। इसमें लिखो इसके नीचे इसका पृष्ठीय सल्की क्षेत्र काला, इसका पृष्ठीय सल्की क्षेत्र काला, इसका पृष्ठीय सल्की क्षेत्र काला, पृष्ठीय सल्की क्षेत्र काला एवं पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है, एवं पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है। पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है। आगे लिखो
परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई 36 सेमी तक होती है। परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई 36 सेमी तक होती है। लंबाई 36 सेमी तक होती है। आगे लिखो। परंतु अधिकतम कीर्तिमान 150 सेमी लंबाई 150 सेमी लंबाई एवं 68 किग्रा वजन 150 सेमी लंबाई एवं 68 किग्रा वजन पाया गया। 68 किग्रा वजन पाया गया। मतलब अधिकतम कीर्तिमान में इसकी लंबाई तो 150 सेमी और वजन कितना पाया गया? 68 किग्रा इसका वजन पाया गया। आगे लिखो अलग लाइन में। यह है चट्टानी पेंदों में तथा तेज बहती नदी और झरनों में मिलती है। यह है चट्टानी पेंदों में और तेज बहती नदियों में मिलती है। तेज बहती नदियों में मिलती है। चट्टानी पेंदों में और तेज बहती नदियों में मिलती है। आगे लिखो। यह है सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। यह है सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। आगे लिखो। वर्षा ऋतु में यह जल के बहाव के विपरीत वर्षा ऋतु में यह जल के बहाव के विपरीत कई किलोमीटर तक जल के बहाव के विपरीत कई किलोमीटर तक चलने के पश्चात मानव हस्तक्षेप से मुक्त प्रदूषण रहित जल में अपने अंडे देती है। आगे लिखो। अंडे देने के पश्चात अगस्त सितंबर महीने में अंडे देने के पश्चात अगस्त सितंबर महीने में यह जल के बहाव की दिशा में चलती है। यह जल के बहाव की दिशा में चलती है। जल के बहाव की दिशा में चलती है। अर्थात यह है देशांतर स्वभाव की
होती है, अर्थात यह देशांतर स्वभाव की होती है। देशांतर स्वभाव की होती है। देशांतर स्वभाव की होती है। आगे लिखो। अलग लाइन में, इसके अत्यधिक दोहन आवासीय नुकसान, इसके अत्यधिक दोहन आवासीय नुकसान से इसकी संख्या में तेजी से, इसकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट देखने को मिल रही है। अतः इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। अतः इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। आगे लिखो। वन विभाग उदयपुर के अंडे सेने के स्थान में माह दिसंबर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराने में, माह दिसंबर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराने में महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब आगे अगर हमारा ये प्रमुख मछलियाँ थी वो तो पूरी हुई। उसके बाद में हम देखते हैं मत्स्य पालन की विधियाँ। अगला पॉइंट डालो, मत्स्य पालन की विधियाँ। अब देख रहे हैं हम आगे मत्स्य पालन की विधियाँ। अगला हेडिंग डाल लो, मत्स्य पालन की विधियाँ। मत्स्य पालन की विधियाँ। मत्स्य पालन की विधियाँ कि जो मछली पालन है उसकी विधियाँ किस किस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें मछलियों की सघनता के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे मछलियों की जाति के आधार पर। पहला पॉइंट है मछलियों की सघनता के आधार पर। किसके आधार पर? मछलियों की सघनता के आधार पर। और मछलियों की सघनता के आधार पर तीन प्रकार से हैं, विरल मत्स्य पालन, अर्ध सघन मत्स्य पालन और सघन मत्स्य पालन। सबसे पहला है इसमें विरल मत्स्य पालन। दूसरा है अर्ध सघन मत्स्य
पालन और तीसरा है सघन मत्स्य पालन। सघन मत्स्य पालन, ये 3 प्रकार की जो पालन की विधियां हैं वो देखते हैं हम किसके आधार पर, सघनता के आधार पर। मछलियों की सघनता के आधार पर मत्स्य पालन देख रहे हैं। मत्स्य पालन की विधि में पहली किसके आधार पर, मछलियों की सघनता के आधार पर, जिसमें सबसे पहले विरल मत्स्य पालन, अर्ध सघन मत्स्य पालन और सघन मत्स्य पालन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम क्या, विरल मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, पादप पलवक और जंतु पलवक और जलीय वनस्पतियों को मछली वाले जल क्षेत्रों में बिना खाद एवं उर्वरक डाले उनको बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है। कि पादप पलवक और जो जंतु पलवक हैं उनको कहाँ पर, कि जो जलीय जो जीव हैं, देखो क्या कह रहे हैं इसमें सुनना। इसके अंतर्गत पादप पलवक एवं जंतु पलवक और जलीय वनस्पति को मछली वाले जल क्षेत्र में बिना खाद एवं उर्वरक डाले बिना उनको बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य जाल का आधार बनकर एक पिरामिड का रूप लेकर बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके। मतलब पादप पलवक, जंतु पलवक और वनस्पतियों को, पादप पलवक, पादप पलवक, जंतु पलवक और वनस्पतियों को मछलियों वाले क्षेत्र में डाला जाता है, इसलिए इनका क्या बन जाए, एक पिरामिड बन जाए और एक आधार बन जाए और मछलियाँ हमें खाद्य मछलियाँ प्राप्त हो जाएं। मतलब इनके साथ में मछली पालन किया जा रहा है। यहाँ पर उनको बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है किसमें, जल क्षेत्र में, मछली वाले जल क्षेत्र में बिना खाद और उर्वरक डाले। मतलब इनको बढ़ावा दिया जाता है बिना खाद और उर्वरक डाले मछली वाले क्षेत्र में, इनमें क्या करवाया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, यानी इनकी वृद्धि करवाने के लिए निषेचित किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल का आधार का एक पिरामिड रूप ले सके और बिक्री योग्य मछलियों का क्या हो सके, विकास। ऐसी सामान्य मछलियों की खेती यूरोपीय देशों में की जाती है। ऐसी सामान्य जो मछलियाँ हैं उनकी खेती कहाँ पर की जाती है, यूरोपीय देशों में। यूरोपीय देशों में ऐसी मछली खेती की जाती है, कौन सी, विरल मत्स्य पालन की खेती की जाती है। एवं टीपा एवं टिलापिया मछलियों का पालन एशिया एवं अफ्रीका देशों में किया जाता है। कौन सी, टिलापिया एवं टिलापिया मछलियों का पालन अफ्रीकी एवं एशिया देशों में किया जाता है। एशिया के और अफ्रीका के देशों में किया जाता है किसका, टिलापिया मछलियों का पालन। जहां मछलियों का घनत्व वह छोटी जाति की मछलियों के साथ 150 से 750 मछली प्रति वर्ग यानी प्रति हेक्टेयर होता है। मतलब प्रति हेक्टेयर जो मछलियों की संख्या वो कितनी होती है, 150 से 750 प्रति हेक्टेयर, ये मछलियों की संख्या होती है। इस प्रकार के पालन में परिश्रम और आर्थिक जो श्रम है उसकी क्या बताई गई है, बचत, यानी आर्थिक खर्चे में बचत होती है। इस प्रकार के पालन में परिश्रम की और आर्थिक खर्चे में बचत होती है। परिश्रम व आर्थिक खर्चे में बचत होती है। परिश्रम और आर्थिक खर्चे में क्या बताई गई है, बचत होती है इस प्रकार के मत्स्य पालन में। तो ये हमारा कौन सा मत्स्य पालन हुआ, विरल मत्स्य पालन हुआ। कौन सा मत्स्य पालन हुआ, विरल। तो सबसे पहले आप पॉइंट डालें मत्स्य पालन की विधियाँ, उसमें पहला पॉइंट डालें मछलियों की सघनता के आधार पर और उसमें पहला डालें विरल मत्स्य पालन। पहले तीनों लिख भी सकते हो, विरल मत्स्य पालन, अर्ध सघन मत्स्य पालन और सघन मत्स्य पालन। फिर हेडिंग डाल लें नंबर 1 विरल मत्स्य पालन, विरल मत्स्य पालन।
विरल मत्स्य पालन, विरल मत्स्य पालन। विरल मत्स्य पालन। और इसमें लिखो विरल मत्स्य पालन में इसमें लिखो विरल मत्स्य पालन में इसके अंतर्गत पादप पलवक एवं जंतु पलवक, इसके अंतर्गत पादप पलवक एवं जंतु पलवक और जलीय वनस्पतियों को, इस अंतर्गत पादप पलवक, जंतु पलवक और जलीय वनस्पतियों को, और जलीय वनस्पतियों को जलीय वनस्पतियों को मछली वाले जल क्षेत्र में, मछली वाले जल क्षेत्र में मछली वाले जल क्षेत्र में, जल क्षेत्र में बिना खाद एवं उर्वरक डाले, बिना खाद एवं उर्वरक डाले, बिना उनको बढ़ावा देने के लिए, बिना खाद एवं उर्वरक डाले बिना, बिना खाद एवं उर्वरक डाले बिना उनको बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है, उनको बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है, बढ़ावा देने के लिए निषेचित किया जाता है, निषेचित किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल का आधार बनकर, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल का आधार बनकर, खाद्य जाल का आधार बनकर एक पिरामिड का रूप लेकर, एक पिरामिड का रूप लेकर बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके, एक पिरामिड का रूप लेकर, पिरामिड का रूप लेकर बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके, बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके, बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके। बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके। सही, आगे देखो, अलग लाइन में लिखो, ऐसी सामान्य मछलियों की खेती यूरोपीय देशों में की जाती है, ऐसी सामान्य मछलियों की खेती यूरोपीय देशों में की जाती है, ऐसी सामान्य मछलियों की खेती यूरोपीय देशों में की जाती है। आगे लिखो, टिलापिया, टिलापिया मछलियों का पालन, टिलापिया मछलियों का पालन एशिया एवं अफ्रीका के देशों में किया जाता है, अफ्रीका, एशिया एवं अफ्रीका के देशों में किया जाता है। टिलापिया मछलियों का पालन
एशिया एवं अफ्रीका के देशों में किया जाता है। एशिया एवं अफ्रीका के देशों में किया जाता है। एशिया एवं अफ्रीका के देशों में किया जाता है। आगे लिखो। जहाँ मछलियों का घनत्व अन्य छोटी जाति मछलियों के साथ, जहाँ मछलियों का घनत्व अन्य छोटी जाति की मछलियों के साथ, अन्य छोटी जाति की मछलियों के साथ 150 से 750 मछली 150 से 750 मछली प्रति हेक्टेयर होता है। 150 से 750 मछली प्रति हेक्टेयर होता है। प्रति हेक्टेयर होता है। आगे लिखो। इस प्रकार के पालन में परिश्रम एवं आर्थिक खर्च में बचत होती है। 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 यह हमारा हो गया मत्स्य पालन का कौन सा, विरल मत्स्य पालन। अब देखते हैं हम कौन सा, अर्ध सघन मत्स्य पालन, और तीसरा फिर देखेंगे सघन मत्स्य पालन। तो अब देखते हैं अर्ध सघन मत्स्य पालन। अर्ध सघन मत्स्य पालन, इस प्रकार के पालन में मछलियाँ तालाब से क्या करती हैं, महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं। ये जो अर्ध सघन है इसमें क्या करें कि इस प्रकार के मत्स्य पालन में मछलियाँ तालाब से क्या करती हैं, महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं। महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं कहाँ से, तालाब से। आगे देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनको पूरक आहार भी दिया जाता है। लेकिन तालाब से तो महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त कर लेती हैं, इसके साथ साथ उन्हें पूरक आहार भी दिया जाता है। पूरक आहार का मतलब तालाब से बाहर से भी उन्हें भोजन डाला जाता है, तो उसे बोलेंगे हम पूरक आहार। इन्हें पूरक आहार भी दिया जाता है जिससे मछलियाँ तेज़ी से बढ़ सकें। ये पूरक आहार देंगे जिससे मछलियाँ क्या होंगी, जिससे मछलियाँ क्या हो सकें, तेज़ी से बढ़ सकें। यानी उन्हें महत्वपूर्ण आहार तो वो तालाब से प्राप्त करेंगे, उसके साथ उन्हें पूरक आहार दिया जाता है। क्यों, मछलियों को तेज़ी से वृद्धि कराने के लिए। और इसमें मछलियों के तालाब में सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, अनाज, मछली भी शामिल हो सकती है। चीन में ऐसा पालन जल के अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है, और इस पालन में मछलियों का घनत्व 750 से 3000 मछली प्रति हेक्टेयर होता है। 750 से कितना घनत्व है, 3000 मछली क्या प्रति या हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर में कितना घनत्व हो जाएगा, 750 से 3000 तक। तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, अर्ध सघन मत्स्य पालन। कौन सा होगा, अर्ध सघन मत्स्य पालन। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, कौन सा, अर्ध सघन मत्स्य पालन। तो दूसरा पॉइंट डालो, अर्ध सघन मत्स्य पालन। अर्ध सघन मत्स्य पालन, इसमें लिखो अर्ध सघन मत्स्य पालन में अर्ध सघन मत्स्य पालन, इसमें लिखूं इस प्रकार के पालन में मछलियां तालाब से महत्वपूर्ण पोषण
महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं। इस प्रकार के पालन में मछलियां तालाब से महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं, महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं। लेकिन उनको पूरक आहार भी दिया जाता है, लेकिन उनको पूरक आहार भी दिया जाता है, पूरक आहार भी दिया जाता है। पूरक आहार भी दिया जाता है, जिससे मछलियां तेजी से बढ़ सकें, जिससे मछलियां तेजी से बढ़ सकें, जिससे मछलियां तेजी से बढ़ सकें। मछलियां तेजी से बढ़ सकें। आगे लिखो, इसमें मछलियों के तालाब में, इसमें मछलियों के तालाब में सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, इसमें मछलियों के तालाब में यानी पूरक आहार में क्या करेंगे हम, मछलियों के तालाब में सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, अनाज, सब्जियों की उत्पत्ति जैसा भोजन, अनाज व मछली भी शामिल हो सकती हैं, अनाज व मछली भी शामिल हो सकती हैं। यानी मछलियों के भोजन के रूप में पूरक आहार में मछलियाँ भी हो सकती हैं, मछली भी शामिल हो सकती हैं। आगे लिखो, चीन में ऐसा पालन जल के अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है। चीन में ऐसा पालन जल के अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है, जल के अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है, जल के अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है। अंदर रखे हुए पिंजरों में किया जाता है। आगे लिखो, ऐसे पालन में मछलियों का घनत्व, ऐसे पालन में मछलियों का घनत्व 750 से 3000 मछली, ऐसे पालन में मछलियों का घनत्व 750 से 3000 मछली प्रति हेक्टेयर होता है, प्रति हेक्टेयर होता है, प्रति हेक्टेयर होता है। प्रति हेक्टेयर होता है। ये जो देखा अभी हमने वो हो गया हमारा कौन सा, अर्ध सघन मत्स्य पालन। तो आज हमने देखा सबसे पहले तो जो 5वें नंबर की मछली थी हमारी महासिर टोरटोर मछली। इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक तो ये देशांतर स्वभाव की मछली कौन सी है, तो आएगा महासिर मछली। एक इसमें ये बताता है कि कौन सी मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, महासिर मछली या टोरटोर मछली। इसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। फिर उसके बाद में हमने देखा मत्स्य पालन की विधियाँ। मत्स्य पालन की विधियों में देखा हमने, पहले देख रहे हैं हम किसके आधार पर, सघनता के आधार पर, जिसमें विरल, जिसमें 150 से 700 मछली प्रति हेक्टेयर थी, वो विरल मत्स्य पालन था। और ऐसा पालन यूरोपीय देशों में किया जाता है। उसके बाद में हमारा कौन सा था, अर्धसघन मत्स्य पालन। इसमें मछलियों का घनत्व 750 से 3000 मछली प्रति हेक्टेयर होता है। ऐसा जो मत्स्य पालन है वो चीन में जल में रखे हुए पिंजरों में किया जाता है। और इसमें जो मछलियां अपने महत्वपूर्ण पोषण तो कहाँ से, तालाब से प्राप्त करेंगी, और बाहर से उसे पूरक आहार भी दिया जाएगा। पूरक आहार में सब्जियों की उत्पत्ति के लिए दिए जाने वाले भोजन,
इसके अलावा अनाज और मछलियों को भी शामिल किया जाता है, जिससे मछलियाँ पूरक आहार से तेज़ी से बढ़ सकें, इसलिए उन्हें पूरक आहार प्रदान किया जाता है। अब उसके बाद में हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सघन मत्स्य पालन। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सघन मत्स्य पालन, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।